12th क्लास, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है मानव में प्रजनन चक्र। मानव में प्रजनन चक्र। ओके, मानव में प्रजनन चक्र जो है, सबसे पहली बात तो आएगी कि मानव जो है प्रकृति का सबसे विकसित जीव होता है। क्या होगा? सबसे विकसित जीव है जिसमें प्रजनन की क्रिया जो है अन्य कशेरुओं के समान ही होती है। और उसमें प्रजनन की भी 3 तरीके। पहला होगा युग्मक जनन, दूसरा निषेचन, तीसरा रोपण। ठीक है, जो मानव है उनमें क्या होगी कि मूल घटना इन्हीं के समान निम्नवत होती है, किसके? युग्मक जनन के, निषेचन के और रोपण के। अब सबसे पहली बात आएगी, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक का मतलब और जनन। युग्मक जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी। नर युग्मक और मादा युग्मक में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, जिसके जरिए निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है और नए जीव का निर्माण होता है। तो आज हम युग्मक जनन में सबसे पहले पढ़ेंगे शुक्राणु जनन के बारे में। किसके बारे में? शुक्राणु जनन के बारे में। शुक्राणु जनन, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? शुक्राणु का निर्माण मेल युग्मक में होता है, मतलब नर युग्मक में होता है, मेल गैमेट्स में होता है। अब शुक्राणु जनन जो है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि शुक्राणु का निर्माण मनुष्य के जो नर युग्मक है उसके वृषण में बनता है, मतलब वृषण उसका मुख्य भाग होता है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब इसमें शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या बोल रहा है कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्र जनन नलिका की जनन सेल्स अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सिर्फ किसका निर्माण होता है? जनन कोशिकाओं। किसका निर्माण होता है? जनन कोशिकाओं का। समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है कायिक कोशिकाओं का। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा केवल किसका निर्माण होगा? जनन कोशिकाओं का। ठीक है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। अब देखो, शुक्राणु जनन, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? इस क्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन। अब शुक्राणु जनन जो रहता है, जनन स्तर की सभी कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है। मतलब जनन स्तर के जितने लेवल होते हैं उन सब में क्या होती है? कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है और इनकी कुछ कोशिकाएं ही शुक्राणु जनन करती, मतलब सभी कोशिकाओं में क्या होगा? शुक्राणु जनन की कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इनकी कुछ कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती है, जिन्हें, और जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती है उन्हें प्राथमिक जनन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं। अब शुक्राणु जनन जो है वो दो चरणों में कंप्लीट होता है। जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है ना, वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP भी है कि शुक्राणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। शुक्राणु जनन की जो क्रियाएं 2 भागों में होती है, स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा कायांतरण। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? कायांतरण, स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण जो होता है, स्पर्मेटिड को क्या किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। जो पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है,
सबसे पहली बात आती है युग्मक मानव में प्रजनन की। एक बार फिर से बता देती हूँ। तो मानव में प्रजनन की बात, तो मनुष्य जो है वो प्रकृति का सबसे विकसित जीव होता है और इसमें जो प्रजनन क्रिया होती है वो अन्य कशेरुओं के समान ही होती है और उनकी मूल घटनाएं उन्हीं के समान निम्नवत है। तो कैसे, पहले क्या होगा, युग्मक जनन, निषेचन, निषेचन और तीसरा रोपण। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, युग्मक जनन का। अब युग्मक जनन की डेफिनेशन में, युग्मक जनन की डेफिनेशन बता देती हूँ कि वृषण और अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। यहाँ पर जो युग्मक जनन है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि युग्मक जनन क्या होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वृषण में और अंडाशय में जो युग्मक बनते, जो गैमेट्स का निर्माण होता है ना, वो युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है। और ये जो युग्मक जनन का जो निर्माण होता है, मतलब युग्मकों का जो निर्माण होता है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। और वृषण में किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ठीक है। और अंडाणुओं में अंडाणु जनन। ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ा। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में, जनन सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मतलब वृषण, जो हम मेल के बारे में, वृषण जो रहता है वो किसका, मेल का। तो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। ठीक है। अब शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो दो भागों में, उसे दो चरणों में बांटा है। कौन, स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा कायांतरण का निर्माण। अब स्पर्मेटिड के निर्माण में गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है। अब गुणन प्रावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुणन प्रावस्था से क्या होगा, गुणन प्रावस्था में क्या होगा, इस प्रावस्था में स्पर्मेटिड का जो निर्माण है, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि सर्वप्रथम प्राथमिक जनन कोशिका जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मतलब स्पर्मेटिड का जब डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्राथमिक जनन कोशिका जो होती है, जिसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु जनन का। प्राथमिक जनन कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिका बनाती है। कौन सी कोशिका बनाती है, अगुणित कोशिका बनाती है, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड का निर्माण जो होगा उसमें सबसे पहले क्या बनेगी, प्राथमिक जनन कोशिका बनेगी। और जैसे बताती हूँ, प्राथमिक जनन सेल्स, इसका निर्माण होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है, अगुणित कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, अगुणित कोशिकाएं। ठीक है। और अगुणित कोशिकाएं से क्या बनता है, जो अगुणित कोशिकाएं से जो बनता है उसको कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। ठीक है। अब जो स्पर्मेटिड का जो कायांतरण है उसको फिर अपने तीन चरणों में बांट दिया। सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है ये देखा। तो स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होगा कि जो प्राथमिक जनन सेल्स है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये चीज हमेशा याद रखना है कि हम जनन कोशिकाओं प्रजनन चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं और अर्धसूत्री विभाजन में ही क्या होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब जितनी भी सेल्स बनती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनेगी, जनन सेल्स जो बनेगी वो। ठीक है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जनन कोशिकाओं के बारे में पढ़, प्राथमिक जनन सेल्स, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, अगुणित कोशिकाएं, अगुणित कोशिकाओं से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। ठीक है। अब जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का निर्माण उसको तीन भागों में अपनों ने बांटा। तीन भागों में कौन कौन से, सबसे पहले गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है। अब गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जो गुणन प्रावस्था होती है उसमें क्या होगा कि इस जो जनन कोशिकाएं होती है ना, जब गुणन प्रावस्था होगा ना उसमें समसूत्री विभाजन होगा। पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था जो होगा उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। कि इस प्रावस्था में जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ कोशिकाएं बनाती है। गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है। पहली कोशिका है गुणन प्रावस्था जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है, कुछ कोशिकाएं बनती है जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, स्ट्रक्चर से एकदम लान हो जाएगा। गुणन प्रावस्था है उसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है वृद्धि प्रावस्था। तो जो गुणन प्रावस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया जो बना है ना, वही
वृद्धि प्रावस्था में क्या करेगा कि भोज्य पदार्थ को एकत्रित करके आकार में बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार में बड़ी हो जाएगी और क्या बनाएगी? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगी? स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। ओके, देखो स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे हुआ? प्राथमिक जनन सेल्स बनी, फिर अर्धसूत्रीय विभाजन, फिर अगुणित सेल्स और फिर स्पर्मेटिड का निर्माण। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहली बात आती है गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन होता है और समसूत्रीय विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनता है। जो स्पर्मेटोगोनिया गुणन प्रावस्था में बना है वो वृद्धि प्रावस्था में जाके क्या करेगा? भोज्य पदार्थ को एकत्रित करेगा। किसको? भोज्य पदार्थ को एकत्रित करके आकार में बड़ा हो जाएगा और क्या बना देगा? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बना देगा। ठीक है, अब होता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है कि इसमें 2 बार विभाजन होता है। कितनी बार? 2 बार विभाजन होता है। क्या होता है? 2 बार विभाजन होता है। अब 2 बार विभाजन होगा तो क्या होगा? जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है ना उसका विभाजन 2 बार होगा। उसके बाद जो पहली वाली जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसमें क्या हो जाएगा? अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है ना ये परिपक्वन प्रावस्था में गई तो इसमें 2 बार विभाजन हुआ। तो सबसे पहले विभाजन किसमें होगा? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में होगा। तो इसमें विभाजन होगा तो इससे क्या बनेगी? 2 अगुणित सेल्स बनती। क्या बनती है? अगुणित सेल्स बनती है जो कहलाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और कुछ समय के बाद फिर क्या होता है? इसमें सेकेंड विभाजन मतलब सेकेंड डिवीजन होता है। सेकेंड डिवीजन जो होगा उससे फिर से कोशिका बनेगी जिन्हें बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगी? 4 सेल्स बन जाएगी क्योंकि 2 बार विभाजन हुआ, 4 अगुणित सेल्स बनती है। ठीक है, और ये परिपक्वन प्रावस्था कहलाती है। देखो सबसे पहली बात आई अपनों ने गुणन प्रावस्था से पढ़ते। स्पर्मेटिड का कायांतरण, इसका डायग्राम बताती हूँ। क्या हुआ इसमें? प्राइमरी जर्म सेल्स। ठीक है, ये कौन सी हुई? प्राइमरी जर्म सेल्स है ना। क्या होगा? ये प्राइमरी जर्म सेल्स कहलाएगी। जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है ना वो। अब स्पर्मेटिड के निर्माण में क्या होता है? प्राथमिक जनन कोशिकाओं में कौन से विभाजन होते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन होते हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनते हैं। अब स्पर्मेटिड का अपने पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राथमिक जर्म सेल्स हुई। इसमें क्या हुआ? पहले गुणन प्रावस्था में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ। क्या हुआ? अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ। अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या बनी? कोशिका बनी। सॉरी, गुणन प्रावस्था में समसूत्रीय विभाजन होता है। बार बार समसूत्रीय। सबसे पहली ये वाली जो प्रावस्था होगी यहाँ पर जो 4 सेल्स बनेगी ये है गुणन प्रावस्था। कौन सी? गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्रीय विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक बार बार मतलब गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा है? बार बार समसूत्रीय विभाजन हो रहा है और समसूत्रीय विभाजन से क्या बन रही है? सेल्स बन रही है। यहां पर बनी 2x। तो जब समसूत्रीय गुणन प्रावस्था में क्या बन रहा है? पहली सेल्स जो बनी उसमें क्या बना था? स्पर्मेटोगोनिया बना था। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये हो गई गुणन प्रावस्था पहली वाली। जो 3 प्रावस्था है वो प्राइमरी जर्म सेल्स में क्या हो रहा है? पहली गुणन प्रावस्था में समसूत्रीय विभाजन हो रहा है बार बार और उससे सेल्स बन रही है जिसमें किसका निर्माण हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया के बाद दूसरी प्रावस्था आती है ग्रोथ, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या हो रहा है कि जो गुणन प्रावस्था में जो सेल्स बनी वो क्या कर रही? आकार में भोजन को इकट्ठा करके क्या कर रही? आकार में बड़ी हो रही है। इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बताया था ना कि गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा था? समसूत्रीय विभाजन हो रहा था। उसके बाद वृद्धि प्रावस्था में क्या हुई कि इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया बनी वो वृद्धि प्रावस्था में जाकर भोजन को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो गई। ठीक है, बड़ी होने के बाद ये वृद्धि प्रावस्था। अब वृद्धि प्रावस्था से क्या हो रहा है? वृद्धि प्रावस्था से क्या होगा? जब परिपक्वन प्रावस्था में जाएंगे तो इससे फर्स्ट सेल इसमें 2 बार विभाजन होता है। क्या होता है? 2 बार विभाजन होता है। तो पहले वाला विभाजन होगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट। ये यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट डिवीजन हुआ।
फर्स्ट डिवीजन में क्या बना, 2 सेल्स बनी, उसमें क्या हुआ, 2 सेल्स बनी, जिसको अपने यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। और जब फर्स्ट डिवीजन होता है इसमें, तो यहाँ बन जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब इसमें फिर से डिवीजन होता है, फिर से डिवीजन होगा तो फिर से क्या बनेगी, 4 सेल्स बनेगी। ये वाली प्रावस्था क्या कहलाएगी, परिपक्वन। ठीक है, ये वाली परिपक्वन कहलाएगी। और ये वाले जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे सेकेंड डिवीजन हो गया यहाँ पर, यहां से आके ये वाला, या फर्स्ट हुआ तो यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, और यहां पर जब सेकेंड डिवीजन हुआ इससे बने स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा क्या था यहाँ पर, दूसरा कायांतरण क्या था, कायांतरण दूसरी वो मेथड क्या थी, 2 भागों में 2 चरणों में कंप्लीट हो रहा था। तो स्पर्मेटिड का कायांतरण तो अपने पढ़ लिया, उसको 3 भागों में डिवाइड किया। अब अगला आता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो कायांतरण में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड जो बने हैं ना, वो क्या करेंगे, स्पर्मेटिड के कायांतरण में जाकर गोलाकार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे। और स्पर्मेटिड मतलब कुछ अचानक से इसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण तरह से विकसित जल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाएंगे। जल शुक्राणु परिवर्तन, जैसे क्या करेंगे, इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड, जो यहाँ पर गोलाकार स्पर्मेटिड थे ना, वो अचानक से क्या हो जाएंगे, पूर्ण विकसित होकर जल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें क्या होगा कि इनकी लंबाई में वृद्धि होगी। क्या होगा, इनकी लंबाई में वृद्धि होगी, और इनका सेंट्रोसोम जो रहेगा वो 2 सेंट्रियोल्स में बट जाएगा। और ये विकसित होकर किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल्स, उसमें गुणन प्रावस्था में क्या हुआ, 2 बार समसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोसाइट्स बना, स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया के बाद आती वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोगोनिया था उसमें भोज्य पदार्थ का मतलब भोज्य पदार्थ को एकत्रित किया और आकार में बढ़ी हो। ठीक है, ये यहाँ पर बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद आती थर्ड प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में अगर फर्स्ट डिवीजन जो होगा ना, उसमें बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंड डिवीजन जो होगा उसमें बनेगा स्पर्मेटिड। और फिर उसके बाद अगला चरण जो आएगा वो आएगा स्पर्मेटिड का कायांतरण, जिसमें जो गोल स्पर्मेटिड थे वो अचानक से जल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं और आकार में लंबे हो जाते हैं। ठीक है, ये था शुक्राणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाएं।